नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज एक बहुत ही खास एपिसोड भारत की खबर का आपके लिए हम लेकर के आए हैं। मेरे लिए बिल्कुल अपने दिल की खबर, और इस पर हम लोग लंबे समय से एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे। आज मौका मिला है तो आपके सामने ये बातें हम रखते हैं। नक्सलवाद खत्म कैसे हुआ, और इसका जवाब आपको इसी वॉल पर मिल जाएगा कि बंदे में दम था तभी नक्सलवाद खत्म हो पाया। और वो बंदा कौन है? इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हर जगह डायरेक्शन है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह। एक आपको बताता हूँ, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। ये साल था शायद 2010 का या उससे थोड़ा पहले का, और उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। समझ रहे हैं आप इस बात की, इसकी गंभीरता को? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा आंतरिक तौर पर नक्सलवाद है। एक नारा आपने और सुना होगा, पशुपति से तिरुपति। ये नक्सली नारा लगाया करते थे कि नेपाल के पशुपति से तिरुपति तक, आंध्र प्रदेश तक ये सारा लाल गलियारा बनेगा, रेड कॉरिडोर बनेगा। और वो बन गया था। एक वक्त था जब देश के अंदर 20 राज्यों में 225 जिलों में ये लाल आतंक हुआ करता था। और ये लाल आतंक, इसका शिकार कौन बनते थे? सबसे गरीब तबका, आपका आदिवासी समाज, गांव खेत के किसान, उनका खून बहाने वाले, ये थे ये लाल नक्सली और इनका टेरर। और ये वो 20 राज्य, वो 225 जिले। और आज देश के गृह मंत्री ने एलानिया तौर पर यह कहा कि मार्च 2026 में एलानिया तौर पर 2025 से कहना शुरू किया कि मैं मार्च में अगले साल खत्म कर दूंगा नक्सलवाद, मार्च 26 तक। और आज ऑफिशियली देश के किसी राज्य में नक्सलवाद का यह जहर नहीं है। तो ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ? देवेंद्र आपको इसकी आज एक पूरी कहानी जो है वो पिरो करके बताएंगे। जी देवेंद्र। जैसे फाइनल असॉल्ट की सौरभ अगर बात कर लेना, तो 2014 के बाद तो एक तरफ से एग्रेसिव अप्रोच शुरू हो गया था। एग्रेसिव अप्रोच क्या शुरू हुआ कि पहले नक्सलवाद को लेकर हमारा सिक्योरिटी पोजीशन ये होता था कि अपने आप को बचाएं। अच्छा, ठीक, डिफेंसिव था। हाँ, नक्सलियों को ढूंढकर चुनकर मार रहे हैं, इस काम को नहीं किया जाता था। वो जब चाहें, जिस तरीके से चाहें, वो अटैक कर देते थे। अटैक करने के बाद इधर से कुछ ऑपरेशन किया जाता था, फिर अगली बार अटैक। उनका मूवमेंट फ्रीली होता था, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। 12-13 राज्य तो गंभीर तौर पे प्रभावित थे, लगभग 200 जिले। अब इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से फ्री मूवमेंट दे दिया गया था। 14 के बाद ये अप्रोच बदला, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, और तब ये रहा कि नहीं, एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए। लेकिन असली बदलाव की बात कर लें आप, तो जब गृह मंत्री अमित शाह जब गृह मंत्री बने, उसके बाद इन्होंने इसको बहुत सख्ती से लेना शुरू किया। और उनको ये बर्दाश्त नहीं होता था कि ऐसा कैसे कि हमारे देश में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और हमारे सिक्योरिटी बलों पे अटैक हो रहा है, बम लगाया जा रहा है। मतलब एक भारत संप्रभु राष्ट्र है, अपने देश के भीतर ही नहीं है। हमारे देश के अंदर एक इतना बड़ा हिस्सा जहां भारत सरकार की रिट नहीं चलती, वही कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इस चीज़ को वो एकदम चुनौती के तौर पर लेना शुरू किया है। लेकिन जो बड़ी समस्या आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या जिसे कहें, वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का होना। अच्छा, क्योंकि बड़ी कमी एक ये नजर आ रही थी कि जो एफर्ट होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही आप इस काम रमन सिंह सरकार के जाने के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद भूपेश बघेल की जो सरकार थी, वो एक समस्या थी। तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मैंडेट दिया ना, और उसके बाद दिसंबर 2023 की एक बैठक में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तब यह तय कर लिया गया कि अब नक्सलवाद को खत्म करना है, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र वो छत्तीसगढ़ में हो गया था। बाकी मतलब सिकुड़ते वो छत्तीसगढ़ तक ले आए थे। नहीं, बाकी जगह तो ऑपरेशन करके सिकुड़ा भी रहे थे, और बाकी समझ में भी आ रहा था कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, आज नहीं तो कल। जैसे झारखंड वाला जो एक बूढ़ा पहाड़ी था, वहाँ पे समझ में आ रहा था कि आज नहीं तो कल वहाँ सफलता मिल जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का चैलेंज था, उस चैलेंज के बारे में भी हम बात करेंगे, और उस चैलेंज के हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो दिसंबर 2023 की बैठक जब बीजेपी को मैंडेट मिला, उस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तब ये कहा था कि अब पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी कि नक्सलवाद को खत्म करना है। और 2024 में डीजीपीज की एक मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कह भी दिया कि मुझे नक्सलवाद खत्म चाहिए, उसके लिए एक डेडलाइन के साथ खत्म करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट होना चाहिए। यानी कि सेंट्रल फोर्सेस, जो पैरा कमांडो हैं,
स्टेट की पुलिस है, DRG एक बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसमें पुराने जो नक्सली थे उनको भी मुख्य धारा में लाके उसमें उनका काम कराया जाता था। इस लिहाज से कि एक तो वो भौगोलिक इलाके के बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, दूसरा उनका इंटेलिजेंस इनपुट भी काम कर रहा था। DRG पहले से था, ऐसा नहीं था कि इस समय बना था, लेकिन वो उस रूप में उसको इफेक्टिव नहीं किया जा रहा था। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इन जो 3-4 एजेंसीज लगती थी, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था, वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो 2024 में गृहमंत्री अमित शाह ने ये तय किया और 31 मार्च 2026 का एक डेडलाइन दे दिया। ये कैसे आई? मतलब ये सोचिए सौरभ कि अपने आप में कितना खतरनाक काम था एक पॉलिटिकल पर्सन के लिए। Yes. कि अगर ये अचीव नहीं हुआ तो कितना बैकफायर करेगा। अब मैं आपको एक दिलचस्पी बता रहा हूँ कि बड़े लेवल पर जब गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को कहना शुरू किया तो उनके शुभचिंतकों ने इस बात को कहा कि ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नक्सलवाद इतनी जटिल समस्या है और तकरीबन 5 दशक से ये समस्या चली आ रही है, ये फैलते ही जा रहा है, तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों। उनका जवाब ये था कि या तो नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा या मैं ख़त्म हो जाऊंगा, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। रियली? और इस बात को उन्होंने बार बार कहा कि ये खतरा होगा ही कि दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी, कि देश का गृहमंत्री अमित शाह भी है और देश में नक्सलवाद भी चल रहा है, ये संभव ही नहीं है, दोनों में से एक को जाना होगा, अब जो चला जाए। अब सवाल ये भी था कि फिर ये इतना बड़ा खतरा उठा के वो इस बात को क्यों बोल रहे थे, इसके पीछे का लॉजिक समझिए और सोचिए स्ट्रेटजी किस रूप में वो सोचते हैं गृह मंत्री के तौर पे कि काबिलियत क्या होती है टॉप लेवल पर। उनका ये कहना था कि जैसे ये मैसेज जाएगा, पहली बात तो ये कि जो हमारे फोर्सेस हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि सरकार कितनी गंभीर है। अगर पब्लिकली बोल दिया तो आपको अब डिलीवर करना होगा, आपको अपना संपूर्ण लगाना होगा। दूसरी, इससे जो ज़्यादा बड़ी चीज़ और जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो कि गृहमंत्री अमित शाह के दिमाग में थी, वो ये कि नक्सलियों का मनोबल तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इस मैसेज के बाद, और गृहमंत्री अमित शाह जिस प्रकार की क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उन नक्सलियों को एकदम से ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब अब कोई नरमी नहीं होने जा रही है, ये तो इस काम को कराएंगे ही कराएंगे। तो जैसे उनका मोरल डाउन होगा फिर आत्मसमर्पण की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि नक्सली ये मानने लगेंगे कि अगर हमने नहीं किया तो 2026 से पहले तो ये लोग हमें मार ही देंगे। और जिसका नतीजा आपने देखा कि लगभग 5000 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से उन्होंने डेंजर में डाला कि अगर ये काम नहीं होता। भाई, उन्होंने, देश के गृह मंत्री ने जब अपना वर्ड दे दिया एक बार कि मैं इस डेट को खत्म कर दूंगा और बार बार इस बात को बोलना, रिपीट करके बोलना, बार बोलना ये होगा। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें, अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल सब कुछ दिया। अब दूसरा सोचिए कि किस रूप में उन्होंने झोंका कि जब पहलगाम अटैक हुआ था सौरभ, आतंकी हमला, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान से आतंकी आए, एक हमला कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से वो नहीं लड़ सकते थे तो मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाकर एक हमला किया। वहाँ पर जिस प्रकार का दबाव जब बनाया गया गृहमंत्री अमित शाह पे और तमाम तरह के निशाने साधे गए, सरकार के ऊपर दबाव था। उस समय सौरभ ऑलरेडी नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था एकदम वॉर लेवल पर, उसी टाइम। अच्छा, पिछले 10-12 दिनों से। अब सोचिए, अब बड़ी फोर्सेस, बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब ये कितना बड़ा खतरा था कि एक तरफ पहलगाम हुआ है, विपक्षी दल उसका फ़ायदा उठा के आप पे निशाना साध रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें कैजुअलिटी की पूरी आशंका रहती है। भाई, इतने सारे माइंस लगे रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें। मान लीजिए उसी बीच में कोई और एक धमाका हो और पता चला कि इधर नक्सलियों के धमाके के चलते 50-100 हमारे सुरक्षा के जवान शहीद हो जाएं, तो ये कितना बड़ा खतरा होता है गृहमंत्री अमित शाह के लिहाज से। और उनके सामने कोई और पॉलिटिशियन होता है सौरभ तो शायद बहुत आसानी से इस बात को कहता कि इस ऑपरेशन को अभी रोक दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोग प्रायोरिटी कुछ और है। उन्होंने ये तय किया कि ये ऑपरेशन ऐसे ही चलते रहेगा और अपने रिजल्ट तक पहुंचेगा। ज़बरदस्त उस समय बारिश हो रही थी, तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सुरक्षा बल शानदार काम को कर रहे थे। और अगर उस लेवल पर पॉलिटिकल क्लास या गृहमंत्री अमित शाह इस दबाव के सामने आ जाते हैं, पब्लिक मूड या सेंटीमेंट के हिसाब से कि अभी खतरा नहीं उठाना है, पहलगाम को लेकर के दबाव बनाया है, तो उन सुरक्षा बलों के साथ कितना अन्याय होता। और सौरभ, उसी ऑपरेशन में बासवराज जो कि नक्सली का इतना बड़ा कमांडर था, उसको मार गिराया गया। ये दोनों ही काम कोई और नहीं होता तो नहीं करता। ये कहना कि मैं खत्म कर दूंगा, और उसके अंदर की बात जो आपने बताई वो तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अमित शाह देश का गृह मंत्री रहे और नक्सलवाद भी रहे, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे।
और दूसरा आपने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले के साथ एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन और बहुत मेजर इंटेंसिटी का ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कैजुअलिटी हो सकती थी और वो भयानक। उसकी, और हाँ उसकी, और तब भी वो किया। अब याद, मुझे तो याद आता है ना कैजुअलिटी कैसी होती थी नक्सलियों के साथ लड़ाई में। हमारे सुरक्षा बलों की कितनी कुर्बानियां हैं, शायद इस पर कभी कोई बहुत फिल्में बने, कभी इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएं, लिखी भी गई होंगी। मुझे याद है वो एक दिन था 2010 का, दंतेवाड़ा का। 76 जवान शहीद हुए थे एक हमले में। सीआरपीएफ के 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ऐसी कैजुअलिटीज होती हैं जब दो देशों की लड़ाई होती है, जब वॉर होती है, तब ऐसी कैजुअलिटी होती है, और तब भी वो बहुत बड़ी कैजुअलिटी मानी जाती है, बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। ये तो हमारे देश के अंदर हुआ था। मुझे याद है मैं न्यूज़ रूम में था और सब सन्न थे जब ये खबर आई कि ये हो क्या गया। तब लोगों को शायद पहली बार एहसास हुआ कि ये नासूर कितना गहरा है। बिल्कुल सर। अब और वो उसके बाद फिर झीरम घाटी वाला, झीरम घाटी में कांग्रेस के नेता मारे गए थे, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, सारी लीडरशिप छत्तीसगढ़ की खत्म हो गई। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर आप बात करें तो लगभग वो जो इलाका है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो मैंने बताया आपको कि आखिर क्यों ये ज़रूरी था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो जो कि केंद्र की सरकार के साथ सेम पेज पर रहे। वो जो अबूझमाड़ वाला इलाका है, बस्तर का पूरा संभाग, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का पूरा वो इलाका है। और उसमें ये जो करगुट्टा की पहाड़ी, जो लास्ट ऑपरेशन कगार के तौर पे चला, उससे पहले झारखंड के बॉर्डर पे जो बूढ़ा पहाड़ी पे जो एक बड़ा अभियान था, वो सफलता हासिल हुई, तो उसमें बहुत नज़दीक आ पाए। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से नक्सलियों की अघोषित राजधानी थी करगुट्टा की पहाड़ी। और वहाँ पर सौरभ सामान्य तौर पर भी जाने का कोई उपाय नहीं था, गाड़ी वाड़ी की तो बात ही छोड़ दें आप। उस पहाड़ी की अगर आप बात कर लें तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास चौड़ा, 60 × 30 किलोमीटर्स, इतनी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई थी। और सौरभ जब ऑपरेशन हुआ तो उस दुर्गम इलाके में उस जगह पर लिथ मशीन तक रखा गया था। वो अपना स्टेन गन बनाते थे, अपनी सारी चीज़ें करते थे। उन्हें जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो उसके लिए उन्होंने सोलर का पूरा प्लांट लगवा रखा था। और जब वहाँ से सारी सामग्री, मतलब टन के टन विस्फोटक, जब वो, और पूरे रास्ते भर जो पहाड़ी इलाका था उसमें उन्होंने आईडी सब वो माइंस लगा रखे थे। नेचुरल केस लगभग थे 150 के आसपास, तो उनके लिए बहुत सुरक्षित जगह था वो छिपने के लिहाज से। और जब वहाँ से सामान लेकर आया गया सौरभ, तो लगभग 200 ट्रक का इस्तेमाल किया गया। 200 ट्रक, मतलब उनके ठिकाने से जब वापस हेलीकॉप्टर से लाके, हेलीकॉप्टर से एक जगह पे लाया गया, फिर वहाँ से ट्रक तो वहाँ जा नहीं सकता था। तो सोचिए हेलीकॉप्टर के द्वारा, उसी में आपने देखा होगा बीच में ऐसी चीज़ें भी आ रही थी कि ऊपर से बम भी गिराए जा रहे हैं, इस तरह से किए जा रहे हैं। तो बहुत सख्ती के साथ उस काम को करना था। उसके अलावा पहले जैसे दूसरे ऑपरेशन में एक मान लीजिए रूट नहीं है, तो बाकायदा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस रूट बनाते थे सौरभ। और पहला काम जो ये किया गया, जो गृहमंत्री का आदेश ये था कि नक्सलियों का मूवमेंट खत्म कर दो। ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऑपरेशन, यहाँ कोई घटना को अंजाम दिए और दूसरी जगह पहुँच गए। तो हमारा ऑपरेशन शुरू हो उससे पहले इनके सारे मूवमेंट्स खत्म कीजिए। तो उस खासतौर पे बस्तर संभाग की बात कर लें तो 200 ऐसे पिकेट बनाए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के, सेंट्रल फोर्सेस और बाकी डीआरजी सब मिलके। अब वो 200 इस लिहाज से बनाए गए कि उनके मूवमेंट को रोकें और उसके सहारे आसपास के लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी या इस तरह के, या आपके पास जैसे मोबाइल फ़ोन का अगर वहाँ पे टावर लग गया तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलनी शुरू हो जाती थी। वहाँ से नक्सलियों का मूवमेंट शुरू हुआ और फिर इन लोगों ने उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना शुरू किया। और सौरभ, गृहमंत्री अमित शाह के बारे में जैसे देश में बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि क्योंकि राजनीति के चाणक्य हैं तो दिन रात वो राजनीति करते हैं। ये पिछले 2 साल में पर डे उन्होंने अपना 6 घंटा लगभग दिया है सिर्फ नक्सली ऑपरेशन को, पर डे। पार्लियामेंट में भी जब होते थे तो पार्लियामेंट से जैसे अपने दफ्तर से वो निकले और ऊपर के फ्लोर पे जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है इस कमेटी रूम में, वहाँ पर जाके सीधे ऑपरेशन में जो लोग लगे हैं उनसे बातचीत करना, तब ये काम हो भी पाया करना। और ये पर डे उन्होंने इस काम को किया। हो नहीं सकता था इसके बिना, वरना हो गया होता। आप 3 मोटे मोटे चरण समझिए नक्सलियों के हमारे देश के अंदर। पहला, जब ये पैदाई हुई, जब ये बीमारी नक्सलवाड़ी से पश्चिम बंगाल से, इसको 67 से 75 तक का एक फेज़ मानते हैं जिसमें नेसेंट था, ग्रो कर रहा था। फिर इसका एक दूसरा फेज़ माना जाता है जिसमें ये दक्षिण भारत में आया, पश्चिम बंगाल से होता हुआ मध्य भारत में, फिर दक्षिण भारत में आया। और वो 1980 से 2020 साल, इन सारे फेजेस में इसको रोका जा सकता था।
और इसको कितना बड़ा बनने दिया गया। जो इसका आखिरी फेज आया, जो 2004 के बाद जो शुरू हुआ, 2004 से 14 यूपीए सरकार का जो कार्यकाल था वो नक्सलियों का गोल्डन एरा था, उनके हिसाब से गोल्डन एरा था। इतना विस्तार कभी हुआ ही नहीं नक्सलियों का, इतने ताकतवर वो कभी थे ही नहीं। और सोचिए, आपने कभी सोचा ये सारे ये नक्सलवादी बेल्ट जो भी गलियारा था, ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच था, बिल्कुल भारत के बीचों बीच। आप ऐसे एक लकीर खींच दीजिए तो वो नक्सली बेल्ट थी। इनको हथियार कहां से मिलते थे? ये कोई बॉर्डर से लगे हुए तो इलाके नहीं थे, ना पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है ना चीन का बॉर्डर लग रहा है। कहां से इनको हथियार, असला, सब कुछ मिल रहा था? ये सारी बातें, ये सब भी तो तोड़ना पड़ा होगा पूरा सौरभ। और नॉर्थ ईस्ट से कॉरिडोर एक तरह से उन्होंने बना लिया था कि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, नेपाल के रास्ते, अलग अलग कॉरिडोर बना लिया था हथियार का। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वो हर पॉइंट्स को चेक करना है कि इनको हथियार कहाँ से आ रहा है, इनका मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ कहाँ भाग कर जा रहे हैं, हर तरफ उस काम को कराया गया। दूसरी चीज़ की, जैसे कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने, गृहमंत्री अमित शाह को कुछ नक्सलियों के मैसेज ये पास करवाए कि जैसे नहीं होता है कि किसी मार्फत से मैसेज आ रहा है कि ये बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। उनका ये कहना था, गृहमंत्री अमित शाह का एक ही लाइन कि इसमें बात क्या करना, हथियार छोड़ दें, कोई कुछ नहीं करेगा, हथियार उठाए रखेंगे तो सुरक्षा बल उनको मारेंगे। ये तो मुझे याद है देवेंद्र, मैं हैरान रह गया जिस दिन ये बात कही सीपीआई के नेता डी राजा ने। सीपीआई के नेता जो हमारे देश की एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है, मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी जो सरकारों का हिस्सा रही है, पश्चिम बंगाल में भी सरकार का हिस्सा रही है, त्रिपुरा में भी रही है, केरल में भी रही, जिसके पास एक वक्त में सांसद इतने थे कि उसके सपोर्ट के बिना केंद्र की सरकार नहीं चल सकती थी। यूपीए 1 की बात याद कीजिए आप। उस इतनी बड़ी नेशनल पार्टी का नेता कहता है कि ये इनकाउंटर्स गलत हैं, ये मुठभेड़, ये ऑपरेशंस नक्सलियों के खिलाफ गलत हैं, इनको मारा जाना नहीं चाहिए, इनसे बात करो। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कभी बात करने से मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ दो, आ जाओ, ऑपरेशन ही नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ। लेकिन हथियार भी उठाओगे और बात भी करना चाहोगे तो दोनों काम नहीं हो सकते। और जो रिकवरी हो रही है सौरभ, जितने जैसे जिन लोगों ने समर्पण किया है, वो जब सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे सारा इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है, तो पता चला कि कहीं से 30-30 किलो सोना निकल रहा है नक्सलियों में छुपाए हुए, 150-200 स्टेन गन, इस तरह की मशीनें, बाकी विस्फोटक का तो जखीरा का जखीरा निकल रहा है। और यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह की प्लानिंग ये थी कि एक तरफ तो आप उन पर जो हथियार नहीं छोड़ें, सख्ती करें, दूसरी तरफ आत्मसमर्पण के लिहाज से उत्साहित करने वाले आपके पास प्रपोजल होने चाहिए, और उनका रिहेबिलिटेशन प्लान कैसा होगा उस पर भी उसी सख्ती से काम होना चाहिए, उतने ही आकर्षक तरीके से। तो जैसे मान लीजिए कोई नक्सली अगर सरेंडर कर रहा है तो उसको अगले 3 साल तक के लिए इस तरह का भत्ता दिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई, उसको स्किल बनाया जाएगा। अगर झुंड में वो कर रहे हैं तो उसमें फिर डबल हो जाता कि और ज़्यादा आप लोगों को उत्साहित करेंगे, साथ में आके दे रहे हैं उस गांव को। जैसे नक्सली क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, करगुट्टा की पहाड़ी पर सोलर का इस्तेमाल करके तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, और गांव में इलेक्ट्रिसिटी का टावर नहीं लगने दे रहे हो, मोबाइल का टावर नहीं लगने दे रहे हो, हेल्थ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करने दे रहे हो, तो ये सारी चीज़। अच्छा, ऐसा नहीं था कि गाँव के लोग वो सपोर्ट करते थे, वो इस भय, इस डर में कि फोर्स आपके साथ नहीं है और वो आके आपको मारेंगे। पता है सौरभ, स्कूल से छोटे छोटे बच्चे 7 से 8 साल की उम्र में पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों को उठा के वो लेके चले जाते थे, और वो 10 साल बाद 16, 17, 18 साल के हुए तो आप सोचिए किस रूप में वो तैयार होकर आ रहे हैं। अदालतें लगाते थे। और सोचिए ना कि गांव के बच्चों को एक साथ पूरे स्कूल में उठाकर लेकर चले जाना और उनको फिर नक्सली बना देना और बाद में उसको विचारधारा का करार दे देना। तो बेसिकली वो एक कुछ उसमें थे विचारधारा वाली बात, लेकिन ज्यादातर एक क्रिमिनल का एक सेटअप था जिसको खत्म किया गया। अब इसमें जो अड़चनें क्या आई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और ये बड़ी शर्म की बात है कि वो अड़चनें संस्थागत थी। संस्थागत कैसे थी? सालवा जुदूम एक मूवमेंट शुरू किया सरकार ने। सालवा जुदूम कुछ नहीं था, सालवा जुदूम ये था कि भाई जो उसी इलाके के जो लोग हैं, जो नक्सल से प्रभावित इलाके हैं, उन्हीं वहाँ के लोगों को, उन्हीं के जवानों को आप सशक्त बना दीजिए, उनको हथियार भी दीजिए, ट्रेनिंग भी दीजिए, ताकि वो लड़ पाएं। यही था सालवा जुदूम। बिल्कुल, उसके पीछे वजह सर ये थी कि जैसे बाहर से जो फोर्स के लोग जाएंगे ना, ज्योग्राफिकल एरिया समझ रहे हैं ना, इंटेलिजेंस रहेगा, और ये प्राइमरीली छत्तीसगढ़ के लिए था। हाँ। और इसको जुडिशरी से झटका लगा सबसे पहले। पार्टियां तो, कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से कभी इसके समर्थन में नहीं रही थी, लेकिन इसको झटका जुडिशरी से लगा। और फिर वो, अब ठीक है, अब क्योंकि ये बात बहुत खुल की हो चुकी है तो हम भी कह ही सकते हैं कि वो जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया था इसको डिसबैंड करने का, सालवा जुदूम को, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़े हैं अभी इस बार अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। तो आप समझिए कि इसके पीछे क्या होगा। मतलब ये, और वो एक बहुत बड़ा आघात था क्योंकि सालवा जुदूम मूवमेंट खड़ा हो चुका था। और
सौरभ, किस रूप में इन लोगों का पेनिट्रेशन था, जो करगुटा पहाड़ी से जितने लैपटॉप जब्त किए गए हैं ना, उसमें जो फाइल्स हैं उसमें करोड़ में फाइल हैं, अच्छा, छोटी बड़ी, उन सब फाइलों की डिकोडिंग डेटा की जा जो रही है है, डेटा जो उसमें, तो अलग अलग जो फाइल है उसमें चाइना से आए हुए भी फाइल हैं, उस तरह की इनका नेटवर्किंग तो नक्सलियों को उधर रही है, और उन सारी चीज़ों को डिकोड करके, क्योंकि आगे की चिंता ये भी है कि अब ये ना हो कि ये सारी चीज़ें करने के बाद उसमें किसी प्रकार से कोई असंतोष का स्वर किसी के अंदर कोई उपजे, तो आप उनको बेहतर लाइफ स्टाइल दें। जैसे उन जंगली इलाकों में सौरभ, एक तरह से आप कहें कि अनाज भी सोना के तौर पे होता है, जैसे रेड राइस कितनी ज़्यादा दुनिया में डिमांड है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ के हनी, वहाँ की इमली, तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप बड़े बाज़ार से जोड़ सकते हैं, उस पर काम किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। और जो 200 पॉकेट्स बनाए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के पॉइंट्स, उनको डीआरजी के साथ जोड़ के, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि वहीं के या तो पहले नक्सली रहे हैं या नक्सल प्रभावित इलाके के रहे हैं, उनको गार्ड के तौर पे कन्वर्ट किया गया और उनको रखा जाएगा। वहाँ स्कूल भी है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी भी है, वहाँ कंप्यूटर भी पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके, और तब उन इलाके के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इतने सालों तक, 5 दशक तक किस प्रकार की सुविधाओं से उन्हें महरूम रखा गया था, बेसिक बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा गया था। मैं एक चीज़ आपसे लेकिन ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने जब छत्तीसगढ़ की बात की कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो फाइनल पुश मिला इस लड़ाई को नक्सलवाद के खिलाफ। अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई राजनीतिक संरक्षण नक्सलियों को मिलता था, लेकिन किस प्रकार का पॉलिटिकल इम्पेडिमेंट था जो कि इस लड़ाई के आड़े आता था? जैसे सालवा जुदूम एक मैंने बात की, तो और किस प्रकार का एक इम्पेडिमेंट चीज़ जैसे पहले ये समझिए कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते थे ना उस इलाके में, छत्तीसगढ़ इलाके में, लगभग 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स के नक्सलियों ने एक तरह से रोक रखा था। 7 लाख सरकारी स्कीम है जो नहीं, ये जैसे टाटा अच्छा, स्टील और इस तरह की ओके, चीज़ें, ओके, ओके। तो नक्सलियों के चलते छत्तीसगढ़ और दूसरे तरफ। दूसरा जो उगाही उनकी होती थी वो 3-3, 4-4, 100 करोड़ रुपए, तो वो एकदम सेटअप बना हुआ था कि अगर आपको इस इलाके में ये काम करना है तो इस नक्सली को इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है। जैसे मान लीजिए किसी को माइन में कोल निकालना हो, तो उसके लिए पूरा एक सेटअप बना हुआ था। पॉलिटिकल क्लास का एक तरह से नेक्सस भी हो गया था, पॉलिटिकल क्लास अच्छा। उसमें दबाव में रहता ओके। कि भाई आपको पैसे लेन देन कुछ कराना वो है, उसका कुछ पार्ट ऐसा बन गया करो। उस- वो उस एकदम से, इकोसिस्टम का। हाँ, और वो कई बार एकदम शहर में आके वो इन सारी चीज़ों को करते थे, फिर शहर से वो निकल के चले गए। तो उस गठजोड़ को ख़त्म करना तभी संभव था जब उस पॉलिटिकल क्लास को ये मैसेज मिल गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया है कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद खत्म। अब इसका एक और बहुत बड़ा पहलू भी है, और वो पहलू है अर्बन नक्सल का। अर्बन नक्सल जब हम कहते हैं तो एक तो इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ जब ये टर्म कॉइन किया गया। और अर्बन नक्सल का बेसिकली बस सीधा सा मतलब ये कि नक्सलियों को, जो हार्डकोर वायलेंट नक्सली मूवमेंट है, उसको एक किस्म का कवर फायर देने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, उसमें पत्रकार भी हो सकते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, उसमें एक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें पोएट्स भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या मतलब है, ही कलाकार हैं, हर प्रकार के लोग उसके अंदर हो सकते हैं। उसके ऊपर भी और नाम लेके कि हम अब ये लड़ाई जो है केवल नक्सलियों के खिलाफ नहीं, अर्बन नक्सलियों के खिलाफ भी लड़ी जाएगी, और वो भी छोटी लड़ाई नहीं थी। और वही काम किया गया था सौरभ कि उनके हिंसा को, उनके वायलेंस को, उनके रंगदारी को, उनके दादागिरी के सेटअप को एक बौद्धिक जामा पहना दिया गया। और ये कहना कि विकास नहीं हुआ है इसलिए उन लोगों ने हथियार उठा लिया है। विकास आप होने नहीं दे रहे हो। पुल बनाया जाए, पुल उड़ा दो, सड़क बनाया जाए, सड़क को उड़ा दो, मोबाइल टावर लगवाने की कोशिश की जाए, उसको उड़ा दो, हॉस्पिटल बनवाया जाए, उसको उड़ा दो, स्कूल बनवाया जाए, उसको उड़ा दो। नक्सली ये सारे काम करते थे और उसके बाद ये कहते थे कि हाँ विकास नहीं हुआ इसलिए, और ये बौद्धिक लोग उसकी वकालत करते थे। इस सरकार की जो सबसे बड़ी खासियत में से एक ये है कि ऐसे दबावों के सामने वो झुकती नहीं। इस तरह से आप माहौल बना दोगे, कुछ लिख दोगे, कोई आर्टिकल लिख दोगे, कोई ट्वीट पे कर दोगे, उससे सरकार की अपनी नीति या नीयत में कोई बदलाव हो जाए, वो नहीं होता। वो बखूबी वो इस बात को वो लोग समझते हैं कि किस मंशा से आप इस काम को कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप सोचिए कि अगर कंप्यूटर में करोड़ में फाइल हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों का ही कम्युनिकेशन है ना। और ऐसी चीज़ को जहाँ पर 7 साल 8 साल के बच्चे को उठा के कोई हथियार पकड़ा दे रहा है और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये तो समाज के लिए क्रांति है। अब आखिर में देवेंद्र, आपको कोई भी पॉइंट अगर ऐड करना हो, कोई पहलू मिस हो गया हो मुझसे, तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि जैसे कैंसर होता है ना, तो कैंसर को पहले आप रेडियोथेरेपी देते हैं, नहीं उससे ठीक होता तो फिर आप
कीमो देते हैं, कीमो से भी नहीं होता तो फिर आप सर्जरी करते हैं, कई बार सर्जरी के बाद फिर कीमो करते हैं। क्या ये उस प्रकार का कैंसरस जो है ये बीमारी है कि इसके दोबारा उठ खड़े होने का भी अंदेशा है? तो क्या इसके लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा? नहीं, वो अंदेशा तो बिल्कुल नहीं है सौरभ, इस लिहाज से कि कंट्रोल जिस प्रकार किया गया, पहली चीज़ तो वो, और दूसरा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि ख़त्म करके लूज़ कर दिया गया। जैसे 200 पॉइंट्स बनाए गए थे तब जबकि नक्सलियों का मूवमेंट ना हो, तो आज भी वो 200 पॉइंट्स उनका पूरा एनवायरनमेंट खत्म करना पड़ेगा। हाँ वही, और मतलब सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहाँ पर उसी रूप में रहेगी, बस तरीका थोड़ा सा बदल रहा है कि बाकी सारी चीज़ों में लगाया जा रहा है। और दूसरा रिहेबिलिटेशन पे मैं बार बार इस बात को जोर इस लिहाज से दे रहा हूँ कि वो भी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है। इस बार भी जब गृहमंत्री अमित शाह गए थे तो बहुत ज़्यादा जोर उन्होंने इस बात पर दिया कि वहाँ के जो भी आपके एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर दुनिया में इतना बड़ा बाजार है और वहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है, अगर बस्तर वाले इलाके की बात करें तो। और उस चीज़ को उस रूप मार्केट में नहीं मिल पा रहा था, तो उन सारी चीज़ों से जोड़ना, उन सारी चीज़ों को करना, वो मकसद है। और नक्सलवाद से अलग अगर आप गृहमंत्री अमित शाह के अगले 2 एजेंडे की आप बात सौरभ समझें, हाँ। तो उनमें से पहला उनका बड़ा एजेंडा है कि अब ड्रग्स को एकदम से ख़त्म करना है। और आप देख रहे होंगे कि ड्रग्स को लेके किस प्रकार से अभियान ऑलरेडी चल रहा है। वैसा नहीं है कि उन्होंने अभी तय किया, ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं वो बहुत सख्ती के साथ। अलग अलग राज्यों में लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इतने पकड़े गए, उसमें जो नशे के पदार्थ हैं उसको जलाया जा रहा है, इतनी गिरफ्तारी हो रही है। तो वो सख्ती बहुत ज़्यादा तौर पे जारी रहेगी। और दूसरी चीज़, जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर कराया जाना, गृहमंत्री के तौर पे ये 2 बड़े एजेंडे अभी उनके सामने हैं। और नक्सलवाद का खात्मा तो अपने आप में मुझे लगता है कि सौरभ हर देश के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। किसी ने सोचा था कि नक्सलवाद खत्म भी होगा? हम लोगों ने तो मान लिया था कि हाँ ऐसा ही होता है, और बढ़ता ही जा रहा है। हम ही लोगों ने मान लिया बिल्कुल कि ये तो कभी नहीं खत्म हो सकता, और ये ऐसी चीजें से आप समझौता कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बता रहे हैं कि हाँ 225 जिले में हो गया, पहले इतने जिले में था, अब तो इतने जिले में था, फिर 225 जिले में हो गया। ये कितनी शर्म की बात थी, और उस आंकड़े को ज्ञान के तौर पर बताया जाता था कि 225 जिलों में नक्सली। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज ही मोदी सरकार के 12 साल भी पूरे हुए हैं, और मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों में बहुत सी चीज़ें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें ये लाल आतंक खत्म होना, इसको आप बिल्कुल टॉप लेयर में मानिए, टॉप कैटेगरी में मानिए। दो चीज़ बिल्कुल सर, अब 2 चीज़ अगर आप देखें ना कि कश्मीर से धारा 370 का हटना और अब का अभी तक कश्मीर का जो माहौल है और नक्सलवाद का खात्मा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मतलब अद्भुत विल पावर की जरूरत थी। बिल्कुल, और वो दिखाया सरकार। दोनों के पीछे यही दोनों और उनके बिल्कुल इसको एक क्रियान्वयन करने वाले इसके अमित शाह। इनके ऊपर जितना बड़ा इन दोनों ही मामलों में दबाव और खतरा हो सकता था कि अगर ये बैकफायर करता तो सोचिए। और आपने जो आके इनके 2 फ्यूचर एजेंडा बताए, ड्रग्स पर वार और दूसरा घुसपैठिए बाहर, फिर एक प्रोग्राम इन दोनों पर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज भारत की खबर में इतना ही।